गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसका हिस्ट्री क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फीचर्स क्या है, प्रोविजंस क्या है उससे रिलेटेड, जो हमारा कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें कवर करने के लिए वो हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक एक करके हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो खासकर ये जो लेक्चर है वो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्रॉपर क्लासेस नहीं लगती है तो उनको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करूं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, हिस्ट्री रहेगा और ये सारी चीजें रहेंगी। तो सबसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा कि जो फॉरेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब देखे तो वन ऑफ द प्रीशियस रिसोर्स दैट नेचर प्रोवाइड्स, मतलब जो नेचर ने क्या क्या है, नेचर ने हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड किया। फॉरेस्ट से ही क्या है, सारी चीजें, ग्रीनरी है और फॉरेस्ट है तो ऑक्सीजन है, मतलब सारी चीजें क्या है, नेचर की दी हुई चीजें हैं, ये प्रीशियस रिसोर्स है। द होल इकोसिस्टम, जो होल इकोसिस्टम है ना, इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एज दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि क्या होता है कि फॉरेस्ट पे कितनी सारी चीजें डिपेंडेंट रहती है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट। सो इट शुड बी अवर प्राइमरी ड्यूटी, मतलब हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि उसको हम प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें, उसको क्या करें, हार्म ना करें, और जो मतलब एक साइकिल जो है हमारे नेचर का उसको हार्म ना करें, ठीक है। बट द फॉरेस्ट ऑफ अवर नेचर आर बीइंग कट एट अलार्मिंग रेट, मतलब क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट क्या रहा है कि अर्बनाइजेशन कर रहे हैं और क्या हो रहा है, डेवलपमेंट की करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, नेचर आर बीइंग कट एज अ अलार्मिंग रेट, ठीक है। पीपल हैव बिकम सो ग्रीडी, मतलब इतना ज्यादा वो हो गया, ग्रीडी हो गया, लालची हो गया कि उसको ये चीज नहीं दिख रही कि भाई एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कर रहे हो आप। तो अगर आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हो, फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा ही लॉस हो रहा है उसमें, ना कि किसी और का लॉस होगा। स्टार्टेड क्लियरिंग द एंटायर फॉरेस्ट, क्या कर रहे हैं, अपने कुछ क्षण के लिए, कुछ प्रॉफिट के लिए वो क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को काट रहा है। Therefore, so to stop this rapid deforestation, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इनेक्ट किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो कब आया था ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? 1980। क्यों आया था? क्योंकि जो इंसान है वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा लालची हुआ जा रहा था, अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए फॉरेस्ट की कटिंग कर रहा था, और मतलब ऐसी क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कर रहा था जिससे क्या हो रहा था, फॉरेस्ट का जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा था। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980। उसके बाद हिस्ट्री क्या थी इसमें, हिस्ट्री देखें तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहले कब आया था, 1865 में एक लीगल ड्राफ्ट आया था ऑन फॉरेस्ट रेगुलेशन, मतलब कैसे रेगुलेट करना है फॉरेस्ट के एक्ट को, उस पर क्या था, पहला आया था 1685 में। उसके बाद उसको रिप्लेस किया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने। फिर द 1927 एक्ट प्राइमरली सर्विंग ब्रिटिश, मतलब क्या था 1927 उस टाइम क्या था, ब्रिटिश पीरियड था। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, हमको मना कर रहे थे चीजों के लिए, लेकिन खुद बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे थे, जैसे कि मतलब जो भी पेड़ है वो खुद काट रहे थे, लेकिन हम नहीं काट सकते, वो जरूर काटेंगे। डेवलपमेंट के नाम पर वो क्या कर रहे थे, वो प्रॉफिट गेन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जो हम लोग हैं, मतलब जो इंडिविजुअल थे, जो इंडियन पीपल्स थे, वो नहीं कर सकते थे वो। तो क्या हुआ, वो एक्ट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, वो सिर्फ किसके लिए था, ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए था। टिम्बर एक्सट्रैक्शन एंड रेवेन्यू जनरेशन, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट एंड रिस्ट्रिक्ट ट्राइबल राइट्स बट लैक्ड बाय जेन्युइन एम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब वहां पे उनका फॉरेस्ट कंजर्व करने का कोई एम नहीं था। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में ग्रोइंग कंसर्न फॉर फॉरेस्ट, मतलब जैसे जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस पे क्या हुआ कि जैसे जैसे देखा तो क्या हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए थोड़ा सा कंसर्न हुआ, लोगों के अंदर आया। फिर क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जो कि क्या हुआ, रिप्लेस बाय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। दिस एक्ट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, एड्रेस गैप्स बाय द अर्लियर लेजिस्लेशन, मतलब जो भी गैप्स थी उनको फिल किया, कोशिश की फिल करने की। और कौन सा एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इंट्रोड्यूस्ड हुआ। क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या था, क्या हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था स्वीडन में, कब हुआ था, 1972 में हुआ था। तो 1972 में क्या हुआ था कि जो हमारी इंदिरा गांधी जी है ना, प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, तो वो उसमें
इन्वॉल्व हुई थी वहां जाके। तो 1972 में जब सब चीजें चल रही थी, ग्लोबल लेवल पे चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा था, तो उन्होंने आके इंडिया में क्या हुआ, पहले तो क्या था, एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजंस नहीं थे। लेकिन जब वो वहां से आई तो उन्होंने क्या किया, 1976 में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन्होंने क्या बहुत सारी चीजें ऐड की। मतलब बहुत सारी चीजें तो क्या, मेनली जो दो आर्टिकल्स था एनवायरमेंट से रिलेटेड वो ऐड किया। एक तो 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट की ड्यूटी है कि भाई वो एनवायरमेंट को बचाएं, फॉरेस्ट को बचाएं, ये इसमें था। और 51A में क्या किया, इम्पोज किया ड्यूटी ऑन द पीपल, मतलब हर पर्सन की, जितने भी सिटीजन है ना, उनकी ड्यूटी है कि वो क्या करें, जितने भी फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्रिएचर्स हो गए, उनको सेव करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, तो सबसे पहले अब क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो या कोई इंसेक्ट हो और चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, मतलब सबके लिए क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, फॉरेस्ट। तो क्या है जो ऑब्जेक्टिव था उसका, क्या था, टू प्रिजर्व एंड रीजनरेट फॉरेस्ट एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्लोरा, फ्लोरा मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंट, और फौना मतलब वाइल्ड एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी, टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ फॉरेस्ट, टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, लैंड इरोजन एंड डिग्रेडेशन, और टू रिस्ट्रिक्ट द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस लाइक एग्रीकल्चर। क्या हो रहा था कि जो लोग है ना, वो जितनी भी जमीन थी, मतलब जो भी फॉरेस्ट एरिया था उसको कट करके क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पे नॉन फॉरेस्ट पर्पज लाइक टी उगा रहे हैं, कॉफी उगा रहे हैं, स्पाइसेस उगा रहे हैं वहां पे, या हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपना पर्पस वहां पे क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट के और वहां पे खुद की खेती करने लग गए। तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए ये जो एक्ट था वो आया था। फिर उसके बाद फीचर्स क्या थे, तो इसमें फीचर्स में क्या है कि जो यहाँ पे इस एक्ट में ना मेन पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इस एक्ट को रेगुलेट करेगा प्रॉपर तरीके से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेगी, उसके बाद ही कुछ चीजें उसमें कर सकती है। तो सबसे फीचर्स अगर देखें तो ग्रांट्स फुल अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, प्रोवाइड्स पेनल्टीज फॉर वायलेशंस ऑफ इट्स प्रोविजंस, और अलाउ करता है द फॉर्मेशन ऑफ एन एडवाइजरी कमिटी। इसमें क्या है, जो सेक्शन 3 है वो बताता है कि एक एडवाइजरी कमेटी का गठन करेंगे उसमें, जो कि जो सेक्शन 2 से रिलेटेड जितनी भी चीजें रहेंगी उसके लिए क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, जितने भी फॉरेस्ट मैटर्स होंगे उससे रिलेटेड जितना रहेगा। प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 2 रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिजर्वेशन एंड नॉन फॉरेस्ट यूज। तो यहाँ क्या होता है कि जो सेक्शन 2 है ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिना प्रायर अप्रूवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं कर सकती। कौन कौन सी चीजें, किस किस चीजों में उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, सबसे पहले डिजर्विंग फॉरेस्ट लैंड और एनी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, अगर वो चाहते हैं कि मतलब कोई भी जो लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई एरिया है, ठीक है, उसको क्या है, लीज पे देना है प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट पर्सन को या नॉन गवर्नमेंट बॉडीज को, तो उसमें भी क्या करनी पड़ेगी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और क्लियरिंग नेचुरल ग्रोन, मतलब जो खुद से उगी हुई जो मतलब जो फॉरेस्ट है उसको अगर रीअफॉरेस्टेशन के लिए भी चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। नॉन फॉरेस्ट पर्पस क्या होता है, वही कि अगर कोई जो फॉरेस्ट की जो जमीन है या एरिया है उसको अगर उसमें चाय उगा रहे हैं, कॉफी उगा रहे हैं, स्पाइसेस हो गए, हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स उगा रहे हैं, तो ये क्या चीजें हो गई, ये सारी चीजें आ जाती हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस में। उसके बाद जो सेक्शन 3 है वो बात करता है एडवाइजरी कमिटी। तो इसमें क्या होता है, इसके हिसाब से सेक्शन 3 के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, एक फॉर्म करेगा एडवाइजरी कमिटी, जो कि उसको रिकमेंडेशंस देगा किससे रिलेटेड, जो सेक्शन 2 में जो प्रोविजन जो कंडीशंस है उसमें, और अगर कोई भी फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन मैटर्स हुए तो उसमें भी वो क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी। उसके बाद सेक्शन 3A में बताते हैं पेनल्टीज कि भाई अगर कोई जो सेक्शन 2 है उसका कोई कॉन्ट्रावेंशन आता है, कोई उल्लंघन करता है तो उसको क्या सजा होगी। तो इसमें सिंपल सा है कि अगर कोई भी वायलेशन करता है तो उसकी सजा जो है वो बहुत कम है, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है हमेशा से। तो इसमें एक सिंपल इम्प्रीजमेंट दिया जाता है 15 दिन का, और
एनीवन हु वॉलेट्स और एबेट्स अ वॉलेशन ऑफ सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 2 का जो भी कॉन्ट्रावेंशन करेगा या वॉलेट करेगा उसको सिर्फ 15 दिन की, मतलब एक्सटेंड, मतलब मैक्सिमम 15 दिन की ही सजा होगी। उसके बाद अगर कोई ऑफेंस करा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटीज से तो क्या होगा, उसमें भी सेम यही रहता है। तो ज़्यादा नहीं है, बस 15 दिन ही एक्सटेंड रहता है और कुछ नहीं। हेड्स और रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर लायबल फॉर ऑफेंस अनलेस दे प्रूव लैक ऑफ नॉलेज, और अगर वो भी प्रूव कर देते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज था और नेग्लिजेंस से हुआ तो वो सजा भी नहीं होती है। फिर इन्वॉल्व विद द कंसेंट ऑफ नेग्लिजेंस आर ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल पब्लिश्ड पनिशेबल अंडर द एक्ट। ये भी ऐसा। फिर रूल मेकिंग पावर की बात करें तो भाई इसमें जो इससे रिलेटेड जो रूल मेकिंग पावर है किसके पास है, तो रूल मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑफिशियल गैजेट से नोटिफाई करेगा जो भी चीजें रहेंगी, बट प्रपोज रूल्स मस्ट बी, जो भी प्रपोज रूल्स है ना उसको क्या करेगा, पार्लियामेंट में placed before parliament for 30 days and require approval और modification by both the houses। तो मतलब 30 दिन में क्या करेगा वो, उसके मतलब उसको करने के पहले proposed rules must be placed before parliament, मतलब पार्लियामेंट के नोटिफिकेशन देने के पहले वो पहले उसके 30 दिन पहले क्या करेगा, पार्लियामेंट में उस चीज को रखेगा और उनसे अगर कोई चेंज है, चेंज करवाना है तो उसका लेगा रिकमेंडेशंस और उसके बाद में मॉडिफाई करके फिर वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगा। तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, जैसे तरुण भगत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अगर कोई भी एक बार कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको घोषित कर दिया है कि वो नॉन, मतलब क्या होगा, नो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर एक बार कोई भी एरिया जो फॉरेस्ट एरिया उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया तो वहां नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं होगा। और उसमें क्या लगेगा, अगर काम करना भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल पहले लगेगा। माइनिंग लाइसेंसेज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस कृष्णदास टीकाराम, इसमें भी ये केस था। द कोर्ट रूल द रिन्यूअल ऑफ माइनिंग लीज इन अ फॉरेस्ट एरिया विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वॉलेट्स सेक्शन 2 ऑफ द, मतलब यही है कि अगर क्या कर रहा है, रिन्यूअल हो रहा है माइनिंग लीज का और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है तो उसके वो भी क्या होगा, वायलेशन होगा सेक्शन 2 का। ठीक है, तो ये कुछ केस लॉस थे और ये आज हमारा लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हेल्प मिलती है मेरे लेक्चर से तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।